नमस्ते, मेरा नाम अनिल घनवट है। मैं महाराष्ट्र के अहिल्यानगर ज़िले से आता हूँ। मैं स्वतंत्र भारत पक्ष का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और इससे पहले मैं जो किसान संगठन है महाराष्ट्र में शेतकरी संगठना, उसका अध्यक्ष रह चुका हूँ। महाराष्ट्र में कुछ सालों से किसानों की हालत बद से बदतर होती जा रही है और इसका मुख्य कारण है कि किसानों ने जो फसल तैयार की है उसके दाम गिराने के लिए सरकार बाज़ार में हस्तक्षेप करती है। कभी एक्सपोर्ट बैन कर देती है, कभी स्टॉक लिमिट लगा देती है, कभी व्यापारियों के ऊपर सीबीआई इनकम टैक्स के रेट डालती है और फसलों के दाम गिराने के लिए सरकार कोशिश करती है। इसकी वजह से किसानों को पूरी फसलों के दाम नहीं मिलते हैं और इसकी वजह से उनकी हालत ख़राब होती जा रही है। किसान कर्जे में डूबा जा रहा है। लाखों किसान आज कर्जे में है और खुदकुशी करने की सोच रहे हैं। आज महाराष्ट्र में लगभग रोज़ 8 किसान आत्महत्या करते हैं, खुदकुशी करते हैं। एक साल में 2500 किसान खुदकुशी कर रहे हैं। तो इसका कारण यह है कि सरकार जो नीतियाँ अपना रही है खेती के बारे में वो गलत है। जब तक वो सुधारी नहीं जाती ये हालत बदल नहीं सकती, ये और भी ख़राब हो सकती है। बाकी राज्यों में भी हालत कुछ अच्छी नहीं है। जो भी किसान खेती करते हैं उनके लिए हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वही नीतियाँ बनाती है। एक बार उन्होंने किसी चीज़ पे अगर एक्सपोर्ट बैन लगा दिया, समझो प्याज पे एक्सपोर्ट बैन लगा दिया, तो प्याज महाराष्ट्र में होता है, गुजरात में होता है, कर्नाटक में, आंध्र में, मध्य प्रदेश में बड़े पैमाने में प्याज होता है। तो इन सभी राज्यों को ये तकलीफ़ होती है। तो पूरे देश का किसान परेशान है। तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन से राज्य के लिए ये किया गया है। जिस चीज़ के समझो गेहूँ है, गेहूँ को अगर एक्सपोर्ट बैन आज भी है, उसमें स्टॉक लिमिट लगे हुए हैं, तो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश ये सभी राज्य उससे प्रभावित हो जाती है। किसानों की आय कम हो जाती है, वो गरीब होते जा रहे हैं, कर्जे में डूबे जा रहे हैं। किसानों की हालत ख़राब होने की 2 वजह है। पहली तो ये कि कुदरत की वजह से अगर कभी ज़्यादा बारिश हो जाती थी, कभी बारिश ही नहीं होती है, कभी कोई तूफ़ान आ जाता है, तो उसकी वजह से किसानों को बहुत नुकसान होता है और उसका मुआवजा देने के लिए, कंपनसेशन देने के लिए सरकार के पास कोई अच्छी नीति नहीं है। जो भी इंश्योरेंस प्लान सरकार करती है वो कारगर नहीं है और किसानों को उसमें से कुछ मिलता नहीं है। ये एक बात हो गई। दूसरी बात यह है कि किसानों की आय घटाने के लिए सरकार हमेशा कोशिश करती रहती है। तो इस कोशिश का आपको अगर कहना है तो समझो अभी गेहूं पे उन्होंने एक्सपोर्ट बैन लगा दिया तो कितना नुकसान होता है किसानों का, ये मैं आपको बता दूं। गेहूं पे एक्सपोर्ट बैन जब बैन लगा तब इंटरनेशनल मार्केट में गेहूं के दाम 3-3.5 हज़ार रुपये के आसपास चल रहे थे और भारत सरकार ने एक्सपोर्ट बैन लगाने की वजह से गेहूं के दाम 2-2.5 हज़ार रुपये, 2,000 से 2,200 रुपये पर क्विंटल हो गए। इसका मतलब कम से कम 1,000 रुपया नुकसान पर क्विंटल किसानों का हो गया। अगर पंजाब का हम एग्जांपल लेते हैं तो पंजाब में 170 लाख टन गेहूं तैयार होता है और 1,000 रुपये अगर 1 क्विंटल पे नुकसान हो गया तो जो पंजाब का किसान है उसका नुकसान 17,000 करोड़ रुपया का हो गया और पंजाब का जो कृषि का बजट होता है वो 14,000 करोड़ का होता है। यानी आपके बजट से भी ज़्यादा आप एक क्रॉप में किसानों को लूट रहे हैं। ऐसे हर क्रॉप में हो रहा है। महाराष्ट्र में प्याज का किसान है, आज चीनी पे एक्सपोर्ट बैन है, चीनी पे काफ़ी कंट्रोल से चीनी मिलनी, कितनी चीनी बेचनी है हर महीने वो कोटा गवर्नमेंट बता देती है। एक्सपोर्ट तो बैन करके रखा है। तो इस तरह से इथेनॉल के बारे में हर बार उनकी वो आज ये शुरू है कल वो बंद है, ये जो फ्लिप फ्लॉप तरीके की नीति है सरकार की, इसकी वजह से घाटा हो रहा है। प्याज का किसान आज डूब रहा है। इंटरनेशनल मार्केट में आज अपनी प्याज नहीं जा रही है क्योंकि हमारे सरकार ने कभी एक्सपोर्ट चालू, कभी बंद, कभी और कोई तरीका इस्तेमाल करके जो पाबंदियां लगाई प्याज के मार्केट के, तो उसका नतीजा ये हुआ
कि हमारा जो इंटरनेशनल मार्केट में शेयर था वो 40% तक था, वो अभी घट के 8% तक आ गया है और इससे भी ज़्यादा घटने की आशंका है। तो ये इसका नतीजा होता है सरकार की जो नीति है हस्तक्षेप करने की, उसकी वजह से ये भारत का किसान गरीब हो रहा है, कर्जे में जा रहा है। और इसके बारे में जो भी स्टडी हुआ है, OECD की एक रिपोर्ट आई थी 2018 में, तो उन्होंने उसमें क्लियरली दिखाया है कि भारत के किसानों को नेगेटिव सब्सिडी मिलती है। सब्सिडी तो कोई है नहीं, जितनी भी सरकार दे रहा है उसको कैलकुलेट करके भी 40% नेगेटिवली सब्सिडाइज है भारत का किसान। और उसकी वजह से एक साल में भारत के किसानों को 45 लाख करोड़ रुपए का 45 लाख करोड़ की लूट हुई है 2000 से 2017 के साल के दरमियान। 45 लाख करोड़ भारत के पूरे किसानों का 50 साल का जो थका हुआ कर्जा है, बकाया कर्जा है, वो 6 से 7 लाख करोड़ है सिर्फ, और हमारे इस 7 साल की लूट 45 लाख करोड़ है। यानी किसानों के ऊपर कर्जा नहीं है, किसानों का कर्जा सरकार के ऊपर है। इसलिए किसानों का कर्जा माफ़ करने की ज़रूरत नहीं, सरकार के ऊपर जो कर्जा है किसानों का, उससे उन्होंने छुटकारा करना चाहिए। ये 6 लाख करोड़ माफ़ कर दो और ये सेटल कर दो, ये हमारा कहना है। अब किसानों की माली हालत तो ख़राब हो चुकी है, लैंड होल्डिंग भी कम हो चुका है, लेकिन इससे हम बाहर निकल सकते हैं। उसके लिए क्या करना चाहिए? सरकार ने बस जो मार्केट इंटरवेंशन करती है सरकार, वो करना बंद कर दे, किसानों को अपने हाल पे छोड़ दीजिए। जैसे आप इंडस्ट्री के लिए आप बाकी किसी जो एक्सपोर्ट करता है, अगर टाटा का ट्रक एक्सपोर्ट हो रहा है, कार एक्सपोर्ट हो रही है, तो उसने ज़्यादा एक्सपोर्ट किया इसलिए आप उनको तो मेडल दे रहे हैं, उनका गौरव कर रहे हैं। और अगर किसान अगर देता है तो वो भी फॉरेन करेंसी लाएगा, तो उसको क्यों रोक रहे हैं? अगर ये नहीं आप रोकते तो भारत का किसान पूरी दुनिया में अपना माल बेच के बहुत सारा पैसा हमारे देश के लिए ला सकता है। और इसका नतीजा ये भी हो सकता है कि जो 60% लोग आज भी देहातों में रहते हैं, खेती पर निर्भर है, और इनका जो परचेसिंग पावर है, जो क्रय शक्ति है, वो ख़त्म हो चुकी है। वो कुछ दुकान में जाके खरीदना चाहते भी हैं लेकिन खरीद नहीं सकते। अच्छे जूते नहीं खरीद सकते, अच्छे कपड़े नहीं खरीद सकते, टूथपेस्ट नहीं इस्तेमाल करते, साबुन नहीं इस्तेमाल करते। बहुत सारे लोग इतने गरीब हैं और वो किसान हैं। अगर इन किसानों के जेब में पैसा आ जाए, और उसके लिए सरकार ने कुछ नहीं करना है, सरकार ने बस उनको खुला छोड़ देना है। हम क्या उगाना है हम तय करेंगे, कहाँ बेचना है हम तय करेंगे, किस दाम में बेचना है हम तय करेंगे। सरकार ने हमें कुछ भी सुझाव देने की ज़रूरत नहीं है, हम अपना तय करेंगे। अगर ये ऐसा होता है तो अगर किसानों के जेब में पैसा आ जाता है तो किसान वो पैसा खर्च करता है। जिसके पास अच्छा घर नहीं वो घर बनाएगा। अगर कोई घर बनाता है तो वहाँ के जो नींव खोदने वाला लेबर है उसको पैसा मिल जाता है, आर्किटेक्ट को पैसा मिलता है, इंजीनियर को पैसा मिलता है, जो ब्रिक्स लगाता है वो उसको पैसा मिल जाता है, पेंटर को पैसा मिल जाता है, इलेक्ट्रिशियन को पैसा मिल जाता है, पूजा करने वाले ब्राह्मण को भी पैसा मिल जाता है। ऐसा ये पूरे समाज में पर्कुलेट हो जाता है। और इंडस्ट्रियल गुड्स जो आज भरे पड़े हैं उनके पास ग्राहक नहीं है, तो वो अगर किसान दुकान में जाके छोटी मोटी चीज़ें खरीदने, वो टीवी खरीदेगा, मिक्सर खरीदेगा, फ्रिज खरीदेगा, वॉशिंग मशीन खरीदेगा, कार, मोटरसाइकिल, टायर, ट्यूब, ये सब अगर खरीदने लगे 60% लोग हमारे देश के, तो जितना आज हमारा प्रोडक्शन का कैपेसिटी है उसके 10 गुना बढ़ेगा, तो भी ये डिमांड पूरी नहीं हो सकती। इतना पोटेंशियल है, लेकिन सरकार ये होने नहीं देती। अगर ये हो जाता है तो पूरा देश खुशहाल हो जाएगा। हमारा देश आज हमारा पर कैपिटा इनकम करीब करीब 140वां नंबर है हमारा पूरे दुनिया के लिस्ट में। अगर ये हो जाता है, सरकार कृषि के इसमें अपना हस्तक्षेप करना बंद कर दे, तो 5 साल में हमारे देश के जनता का पर कैपिटा इनकम वो पहले 20 राष्ट्रों के दरमियान आ सकता है। इतनी बड़ी ताकत है इसमें, लेकिन ये होता नहीं है। भारत से जो सबसे ज़्यादा आज एक्सपोर्ट करते हमें जो फॉरेन करेंसी मिल रही है वो सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट से है।
तो सॉफ्टवेयर अगर कोई एक्सपोर्ट करता है तो गवर्नमेंट उनको सपोर्ट करती है, प्रोत्साहन देती है उनके लिए। लेकिन जो खेती उपज है उसको सरकार बैन कर देती है, एक्सपोर्ट बैन कर देती है, बाकी पाबंदियां लगा देते हैं। ऐसा क्यों करती है सरकार? सरकार को हमारे देश की जो जनता है उनको सस्ते में खिलाना है। जो इन्फ्लेशन का, जो महंगाई का दर है वो कंट्रोल में रखना है, कम रखना है। इसके लिए जो भी चीज़ें खाने के लिए लगती है वो कम से कम दाम में अगर जनता को मिले तो जनता खुश रहेगी और अगली बार हमें फिर से चुन के देगी। ये स्वार्थ सभी पार्टियों का होता है। आज की रूलिंग पार्टी नहीं, जो भी पार्टी सत्ता में आई आज तक उन्होंने यही नीति अपनाई है। हमें लगा था कि ये पार्टी कुछ अलग है, उस खुद को राइटिस्ट बोलती है तो ये कुछ नया करेंगे, लेकिन उन्होंने उनसे भी ज़्यादा खतरनाक तरीके से ये पाबंदियां लगा के किसानों का खून चूसा है, उनका शोषण किया है। ये बंद होना चाहिए। अगर ये बंद नहीं होता तो देश और भी गरीब होगा, और भी शहरों में गांव छोड़ के लोग आ जाएंगे, गुंडागर्दी शहरों में बढ़ जाएगी, भीड़ हो जाएगी और इसकी वजह से पूरा देश हमारा पीछे की तरफ जाएगा। तो उसके लिए हमें पूरी नीति बदलने की ज़रूरत है। किसानों को या पूरी जनता को जो भी सरकार कंट्रोल करती है उससे मुक्ति मिलनी चाहिए। सरकार का काम है, उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर देखना, बस वही करना है सरकार ने। सरकार को लगता है कि अगर ये एक्सपोर्ट बैन किया तो जो फसल के दाम है वो कम रहेंगे, लेकिन ये सदा के लिए नहीं होता है। एक दौर ऐसा आता है कि इसके बावजूद भी दाम बढ़ सकते हैं। लेकिन अगर फ्री ट्रेड होता है और जब भी व्यापारियों को लगता है कि इस साल हमारे यहाँ प्रोडक्शन ज़्यादा है तो हम एक्सपोर्ट करते हैं, व्यापारियों को लगा कि इस साल प्रोडक्शन कम है तो बाहर से इंपोर्ट करके हमारे देश में भी एक स्तर पे पूरे चीज़ों की कीमतें स्थिर हो सकती है, क्योंकि कहीं से भी कहीं माल जा रहा है। एक उदाहरण के लिए आपको बता दो कि ऑस्ट्रेलिया में पिछले 10-15 सालों में प्याज के दाम का फ्लक्चुएशन $1 से भी कम है। क्यों? कि जो ट्रेडर्स है वो प्रेडिक्ट करते हैं कि इस साल शॉर्टेज है तो वो बाहर से मंगाते हैं, सरप्लस है तो नहीं मंगाते हैं। तो इस तरह से अगर भारत में हो जाता है सभी चीज़ों में, वो चाहे गेहूँ हो, चावल हो, प्याज हो या दूसरा कोई सब्जी हो, अगर इस तरह की नीति अपनाई गई तो एक लेवल पे पूरा उसका मार्केट स्टेबल हो जाएगा। ना किसी का शोषण होगा, ना किसी की लूट होगी और किसानों को अच्छे दाम मिलेंगे। जो खाने वाले हैं उनको भी सही दाम में खाने को मिलेगा। सरकार ने इसमें कुछ अपना दिमाग लगाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, सरकार बस इसमें से हट जाए। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर हमारे देश की माली हालत सुधरनी है, हमारे इकोनॉमी अगर स्टेबल होनी और अच्छी तरह से आगे बढ़नी है तो जो भी सरकार कंट्रोल करती है किसी भी तरह के ट्रेड पे, और ज़्यादा करके खेती के जो ट्रेड होते हैं, किसानी का जो ट्रेड होता है, उसमें जो सरकार पाबंदियां लगाती है, कंट्रोल करती है, वो सरकार करना बंद कर दे। अगर ये होता है तो किसानों के जेब में पैसा आएगा, वो इंडस्ट्रियल गुड्स खरीदेंगे, इंडस्ट्री बढ़ेगी, देश बढ़ेगा, इकोनॉमी बढ़ेगी और हमारा देश खुशहाल होगा। इसके सिवा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। सरकार ने कृषि व्यापार में हस्तक्षेप करना हमेशा के लिए बंद करना, यही एक सॉल्यूशन है। थैंक यू वेरी मच।